ऑर्गेनिक के इस बेसिक टर्म के बाद अगला टर्म आपके पास एक शानदार टॉपिक का आएगा जिसका नाम होगा कार्बन परमाणु का डिग्री। क्या होगा? तो ये कार्बन परमाणु का डिग्री किस प्रकार से कैलकुलेट होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे चल के ये डिग्री इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आगे चल के आपको पता चलेगा प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, चतुर्थक अल्कोहल या प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड, इन सब को डिग्री के आधार पर ही बांटा जाता है। तो डिग्री के आधार पर कार्बन ना 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन। तो हेडिंग क्या बनने वाला आज? कार्बन परमाणु का डिग्री। हेडिंग लो सर जल्दी से। कार्बन परमाणु का डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु का डिग्री। बहुत सिंपल सा टॉपिक होगा कार्बन परमाणु का डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। इसे आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात। देखिए कार्बन का जो श्रृंखला होता है, जैसे मानिए कि एक लाइन यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, एक श्रृंखला है, इसको कहेंगे एक अल्काइल ग्रुप। चाहे यानी कार्बन की संख्या जितना हो, एक कार्बन हो फिर भी एक अल्काइल श्रृंखला कहलाएगा। अगर इसी सीधा में अगर इसमें इस लाइन के अंदर 50 कार्बन है तो उसको भी एक ही अल्काइल श्रृंखला कहेंगे। कितना श्रृंखला कहेंगे? अब दूसरा फिर इधर है, इस डायरेक्शन में है, तो ये दूसरा अल्काइल श्रृंखला, इस डायरेक्शन में है तीसरा अल्काइल श्रृंखला। ठीक है। और किसी भी कार्बन का वैलेंसी कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। कितना वैलेंसी हो सकता है? 4 वैलेंसी हो सकता है। अब सिंपल समझिए, जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 है। 1 2 3 4। अगर इस कार्बन से एक कार्बन का चेन जुड़ा है, एक अल्काइल जुड़ा है, कितना अल्काइल जुड़ा है? एक अल्काइल जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री होगा, ये वाला। ठीक। अगर इससे इधर भी एक अल्काइल जुड़ल है तब ये 1 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 डिग्री। इधर भी एक अल्काइल जुड़ल है तो ये 2 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाएगा? और इधर भी एक अल्काइल जुड़ल है तो 3 डिग्री से कितना हो जाएगा? 4 डिग्री। क्या 4 डिग्री से ज्यादा कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना है? 4 से ज्यादा संभव नहीं है। तो आपका मैक्सिमम डिग्री जो आने वाला है वो 4 आने वाला है। तो डिफाइन करिए, डेफिनेशन लिखिए। तो किसी कार्बन परमाणु से, किसी कार्बन परमाणु से जितना एल्काइल समूह, एल्काइल को हम लोग किससे सूचित करेंगे? R से। किसी कार्बन परमाणु से जितना एल्काइल समूह जुड़ा होता है वह उसका डिग्री कहलाता है। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। डिग्री के आधार पर, डिग्री के आधार पर कार्बन परमाणु 4 प्रकार का होता है। डिग्री के आधार पर कार्बन परमाणु 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, प्राथमिक कार्बन, इसको हम आप लोग कहेंगे 1 डिग्री। नंबर 2, द्वितीयक कार्बन, इसको हम आप लोग कहेंगे 2 डिग्री। नंबर 3, तृतीयक कार्बन, इसको हम आप लोग कहेंगे 3 डिग्री। नंबर 4, चतुर्थक कार्बन, इसको हम आप लोग कहेंगे 4 डिग्री। तो डिग्री के अकॉर्डिंग टू आपने इसे बांट लिया, क्लासिफाई कर लिया। यानी डिग्री के आधार पर कार्बन आपके पास
4 प्रकार के हो चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। अब सीधे तौर पर इस पर हम प्रॉपर एग्जाम्पल देखते हैं और थ्रू एग्जाम्पल्स इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि किस कार्बन का कितना डिग्री हो सकता है। जैसे CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3। इसमें इतने कार्बन से इन सारे कार्बन का यदि डिग्री हम क्लियर कर लें तो फिर आप डिग्री आसानी से सीख जाइएगा। इस कार्बन से बताइए क्या को कार्बन चेन जुड़ल है, एक क्यों में चेन जुड़ल है, इस कार्बन से कितना चेन जुड़ल है, 3 को तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यानी ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। इस कार्बन से कितना चेन जुड़ा हुआ, एगो एन, तो ये कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा। अब इसमें आ जाओ, इस कार्बन से कितना कार्बन चेन जुड़ा, तो ये कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। इससे क्या को जुड़ल है, तो ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। इससे क्या को जुड़ल है, तो ये कितना डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री, 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर ना। तो आप ऐसे करके सबका डिग्री क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मानो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एक एग्जाम्पल है, जहां जहां कार्बन है वहां हम ग्रीन पॉइंट से दिखा रहे हैं आपको, और इसमें जितने कार्बन है सबके डिग्री लिखने। बताइए सबसे पहला कार्बन का डिग्री क्या होने वाला है, इसमें 1 डिग्री। इसका डिग्री क्या होने वाला, 3 डिग्री। इसका डिग्री क्या होगा, लेफ्ट, राइट और अप 3 जगह है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये 2 डिग्री। कितना डिग्री, देखो हमने क्या कहा, डेफिनेशन समझो। किसी कार्बन परमाणु से जितना अल्काइल समूह जुड़ा होता है वह उसका डिग्री कहलाता है। ये ब्रोमीन है, अल्काइल थोड़ी है, तो दूसरा कोई समूह हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा समूह होना चाहिए, अल्काइल समूह होना चाहिए। कौन सा समूह होना चाहिए, अल्काइल समूह होना चाहिए। तो इससे अल्काइल समूह जुटा हुआ नहीं है, तो अल्काइल समूह नहीं जुटा हुआ है तो डिग्री पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये फिर कितना डिग्री, 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री, क्या ऐसे करके आप डिग्री एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हर किसी का डिग्री लिखा जा सकता है। नोट करो तेजी से, जल्दी। आगे हम आप लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। अब चलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में। अच्छा, इस दौरान एल्केन, अल्किन, अल्कायन भी आया था उसी बॉन्ड अरेंजमेंट में, आपने उसको भी पढ़ लिया। IUPAC नोमेनक्लेचर अपने आप में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रूल्स एक साथ ध्यान में रखना पड़ता है और सारे रूल्स को ध्यान में रख के फिर अप्लाई करना पड़ता है। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इसको सीखा नहीं जा सकता। IUPAC नोमेनक्लेचर को हम लोग कई छोटे छोटे बिंदु में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, तब पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे तब भारी लगेगा, उसको टुकड़ा टुकड़ा में पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन रूल सारा एक ही बार में जानना है, जितने नियम हैं वो एक ही बार में समझना है। तो हेडिंग लीजिए, हेडिंग लीजिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो सर, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण का 2 पद्धति हम लोगों के पास है। कितने पद्धति हैं, 2 पद्धति। सबसे पहला सामान्य नामकरण, दूसरा IUPAC नामकरण। तो सामान्य नामकरण के कोई सिद्धांत नहीं है,
कोई नियम नहीं है, लेकिन IUPAC नामकरण का नियम है। सामान्य नामकरण बहुत सारे सिचुएशंस पर लिख दिया जाता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर या IUPAC नाम से मिलता जुलता नाम लिखा जाता है, या बहुत बार वैज्ञानिक ने जो उसका नाम रख दिया सो रख दिया। जैसे बेंजीन, बेंजीन है, अब बेंजीन ये सामान्य नाम है, IUPAC नाम नहीं है, ठीक है। जैसे आप बहुत बार कहते हैं फिनॉल, फिनॉल एक सामान्य नाम है, IUPAC नाम नहीं है, तो सबका IUPAC नाम अलग अलग होता है। अब फिनॉल के नामकरण का क्या सिद्धांत रहा होगा? जैसे इमेजिनेशन करिए कि H2O जल आप कहते हैं, जल कहते हैं, अलग अलग कंट्री में इसे वाटर के नाम से जाना जाता होगा, कहीं आप लोग इसे बोलचाल के भाषा में पानी भी कहते हैं, कहीं नीर भी कहते हैं, इसके बहुत सारे उपनाम हैं, पर्यायवाची नाम हैं, उस नाम से आप जानते हैं। लेकिन पूरा इंटरनेशनल विज्ञान के दुनिया में इसे एक्वा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक्वा के नाम से जाना जाता है। तो IUPAC ने अपने लिए एक सामान्य सिस्टम बना लिया कि हम इसी सिस्टम से पूरे दुनिया को या पूरे नाम को जानेंगे, पूरा दुनिया में हमारा टीम कहीं भी रहेगा, ऐसा कौन कहता है? IUPAC, इसी नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे आप सुनते होंगे बहुत बार कि मानव का वैज्ञानिक नाम, मेढक का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम ना, तो वैज्ञानिक अपने तरीका से एक नाम निर्धारित करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण का एक सिद्धांत बनाया गया, जो सिद्धांत कौन सा है? IUPAC नामकरण। तो हमें पढ़ना क्या है? IUPAC नामकरण। हम IUPAC नामकरण सीखते सीखते सामान्य नामकरण सीख जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम सामान्य नामकरण सीख चुके हैं। तो जरूरी क्या है? IUPAC नामकरण। तो पहले आप दोनों को लिख लीजिए, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, IUPAC nomenclature of organic compounds। IUPAC nomenclature of organic compounds। देखो, नाम लिखने के कुछ सिद्धांत हैं। जैसे आप अपना नाम ही लिखते हो तो शुरू में सबसे पहले क्या लिखते हो? नेम। अब जो नेम है, जैसे राम नाम है किसी का तो फिर राम, फिर क्या लिखते हो? कुमार। फिर मान लो कोई टाइटल कुछ लगाता है, जैसे शर्मा, वर्मा ना, कुछ भी जो टाइटल लगाता है, ABC, वो टाइटल आप लगाते ना, तो ABC, नेम राम कुमार ABC, नाम हो गया राम कुमार ABC, ठीक है। राम कुमार फलना, राम कुमार चिलना, राम कुमार ढकना, ऐसा करके नाम हो जाएगा, ठीक। तो ये एक सिस्टम है। अच्छा, कभी आप ऐसा देखते हैं लिखा हुआ राम, नाम, कुमार, ये सिस्टम है क्या? तो एक सिस्टम बना दिया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल 5 चीजें हैं। कितने चीजें हैं? 5 कंटेंट है। उन 5 कंटेंट को क्रमबद्ध तरीका से लिखना है। उन 5 कंटेंट को कैसे लिखना है? क्रमबद्ध तरीका से। तो पहले वो 5 कंटेंट हमें पहचानने के लिए आना चाहिए। पहले IUPAC ने किस भाषा में उसे लिखा, उसको देख लेते हैं। IUPAC ने कहा कि भाई ऑर्गेनिक के अंदर 5 चीजें हैं, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आ जाता है। वो 5 चीजें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अभी जो भाषा उसका है उसी को हम लिख लेते हैं, फिर अपने भाषा में इसको हम लोग लाएंगे। फिर दूसरा है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर है वर्ड रूट, फिर है प्राइमरी सफिक्स, और सबसे लास्ट में हम आप लोग लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर यही 5 चीजें हैं। हमको यही 5 चीजें पहचानना है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। नाम लिखते समय भी ऑर्डर फिक्स है कि सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि किसी भी नॉमेनक्लेचर में ये 5 चीजें होगा ही, ये 5 अधिकतम हो सकता है, यानी हमेशा 5 हो जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही 5 गो हो सकता है। मान लो कि अगर स्ट्रक्चर लिखते समय, नाम लिखते समय स्ट्रक्चर में सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं, तो उसको छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे और उसको छोड़ के उसके आगे वाले से बढ़ेंगे।
यहां पर चलेंगे। मान लो ये भी नहीं है, तब कहां से चालू करेंगे? यहां से चालू करेंगे। ठीक है, अब ये है, यहां से चालू, फिर इसको लिखने के बाद इसको लिखेंगे। मान लो वो भी नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे, है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है वो समझिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब है ब्रांच। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है? ब्रांच। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब है क्लॉज चेन। क्लॉज चेन। वर्ड रूट का मतलब है अल्क नेम। वर्ड रूट का मतलब क्या है? अल्क नेम। प्राइमरी सफिक्स का मतलब है बॉन्ड और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। अब आ जाओ, इसको शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करो। इसका मतलब क्या है? शाखा। इसका मतलब क्या है? बंद रिंग। इसका मतलब क्या है? अल्क नाम। इसका मतलब क्या है? बंधन। और इसका मतलब क्या है? क्रियाशील मूलक या समूह। यानी नाम लिखते समय सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे। अब बातें और ध्यान से समझिए। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर शाखा हो भी सकता है और 100% जरूरी नहीं है कि होवे करेगा। नहीं भी होगा तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं होगा छोड़ देंगे। बंद रिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अल्क नेम निश्चित रूप से होगा, इसके बिना कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। बंधन जरूर होगा, नहीं होगा तो फिर कंपाउंड नहीं बनेगा। क्रियाशील मूलक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी अनिवार्य पर्सन कौन कौन सा है, ये अनिवार्य है, इसका होना बहुत जरूरी है। ये नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, नाम नहीं आएगा। अब रही बात कि किन किन सिचुएशंस में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जब कभी भी शाखा को लिखेंगे तो शाखा को लिखते समय दो चीजों का पूरा ख्याल। शाखा कौन कौन है ये अभी हमने आपको नहीं बताया, केवल मैं ये बता रहा हूं आपको कि शाखा लिखते समय किन किन चीजों को ध्यान में रख के लिखना है। शाखा लिखते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि शाखा कितना नंबर पर है। शाखा 1 नंबर पर है तो 1 लगाएंगे, 2 नंबर पर है 2 लगाएंगे, 3 नंबर पर है, हाँ, यानी शाखा को स्थान के साथ लिखा जाता है। शाखा को किसके साथ लिखा जाता है? शाखा को, रूल्स इसके आ रहे हैं, शाखा को स्थान के साथ लिखा जाता है। बात यही नहीं खत्म हुआ। अब मान लीजिए अगर एक ही श्रृंखला में दुद्दू गो शाखा, एगो पेड़ में क्यों टहनी निकलेगा, ऐसा शर्त है क्या? हो सकता है को नहीं निकले, हो सकता है 50-60 को निकल जाए। कोई काउंटिंग का नियम है उसमें? कोई नहीं है ना। तो अगर एक से ज्यादा शाखा हो, क्या हो? एक से ज्यादा शाखा हो और दोनों शाखा अलग अलग प्रकार का, मतलब एगो टहनी खूब बड़का हो गया, एगो तनी गो हो गया, ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग हो, तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो ABCD में बाद में आएगा उसका नाम। तो दूसरा पॉइंट, यदि शाखा की संख्या 1 से अधिक हो तो उसका नाम अल्फाबेटिकल रूप से लिखा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का नाम B से स्टार्ट हो रहा है और किसी का नाम M से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कौन वाला लिखाएगा, फिर कौन वाला लिखाएगा? गुड। तीसरा पॉइंट, शाखा को लिखते समय एक और बात का ख्याल रखना है। अगर एक ही जैसा दुगो शाखा हो, एक ही जैसा 3 शाखा हो, एक ही जैसा 4 शाखा हो,
तो उस जैसे मान लीजिए कि मिथाइल जो है वो 4 जगह पर है, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, तो लिख देंगे 2 3 4 5। ऐसा नहीं लिखेंगे कि 3 2 4 5, ऐसा नहीं, सीरियल से छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, 2 3 4 5। और उस पांचों को लिखने के बाद, चारों को लिखने के बाद, चूंकि 4 को एक जैसा है तो उसका संख्या प्रीफिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब ये संख्या प्रीफिक्स क्या होता है? एगो के लिए कुछ नहीं लगाते हैं। अब 2 गो अगर एक ही जैसा है तो संख्या प्रीफिक्स डाई होता है, 3 गो एक ही जैसा है ट्राई होता है, 4 गो एक ही जैसा है, 5 गो एक ही जैसा है, 6 गो एक ही जैसा है, 7 गो एक ही जैसा है, 8 गो एक ही जैसा है, 8 9 गो एक ही जैसा है, 10 गो है, ऐसे करके। इससे ज्यादा भी हो सकता है। सामान्य तौर पर 1 2 3 आपको शाखा की संख्या एक ही तरह मिलने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट में लिखेंगे शाखा को किसके साथ? संख्या प्रीफिक्स के साथ लिखा जाता है। शाखा को लिखते समय यही 3 बात ध्यान में रखना है। अब आइए बंद रिंग। बंद रिंग 3 प्रकार के हो सकते हैं। बंद रिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं? एक हो सकता है साइक्लो। साइक्लो मतलब एक बंद रिंग। साइक्लो का मतलब क्या? एक बंद रिंग। एक बंद रिंग को हम क्या कहेंगे? साइक्लो। जैसे देखो, बंद रिंग बनने के लिए न्यूनतम कितना कार्बन चाहिए? 3 से कम कार्बन में बंद रिंग। ये हो गया। इसमें देखो कितना कार्बन है? इसमें कितना कार्बन है? इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। दूसरा आएगा बाई। मतलब क्या होता है? दो बंद रिंग। बाई साइक्लो मतलब 2 बंद रिंग में 2 साझा कार्बन, यानी 2 कार्बन ऐसा होना चाहिए कि जो पहला बंद रिंग में भी हो और दूसरा बंद रिंग में भी हो। तो हम यहां लिख देंगे 2 बंद रिंग में 2 कैसा कार्बन? साझा कार्बन। जैसे एग्जांपल देखो, हम ज्यादा एग्जांपल्स इसमें नहीं ले रहे हैं, ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 बंद रिंग 1 बंद रिंग 2। देखो ये 2 कार्बन ऐसा है जो दोनों के अंदर है, इधर वाला में पहला बंद रिंग में भी और तो उसको साझा कार्बन कहेंगे। कौन सा कार्बन कहेंगे? जंक्शन कार्बन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तीसरा आएगा एस्पाइरो। अभी केवल और केवल कंडीशंस आप सीख रहे हैं। एस्पाइरो, एस्पाइरो में कितना? 2 बंद रिंग। 2 बंद रिंग में 1 साझा कार्बन। 2 बंद रिंग में 1 साझा कार्बन। देख लो, डमरू बना दो। ये कार्बन ऐसा है जो पहला बंद रिंग में भी है और तो ऐसा दिखे तो उसको आप क्या कहेंगे? एस्पाइरो। इसके अलावा ट्राईसाइक्लो, टेट्रासाइक्लो, पॉलीसाइक्लो बहुत कुछ होता है, बट आपको मूल रूप से केवल और केवल क्या जानना है? साइक्लो जानना है। लेकिन चूंकि बाईसाइक्लो और एस्पाइरो का नाम लिखे तो इसके नोमेनक्लेचर को भी सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अल्क नाम के ऊपर। कहां पर आते हैं? अल्क नाम। अल्क का मतलब है कार्बन परमाणु के संख्या का नाम। अल्क का मतलब क्या है? अल्क नाम। जैसे अल्क नाम, 1 कार्बन का नाम आप क्या लिखे थे? मेथ। 2 कार्बन का नाम क्या लिखे थे? एथ। 3 का नाम क्या लिखे थे? प्रोप। ऐसे करके चलते चलते आपने 100 नंबर कार्बन का नाम क्या लिखा था? हेक्ट। तो अल्क नाम आपको ऑलरेडी पता है। ये अल्क नाम आपको 10 तक कंठस्थ होना चाहिए हमेशा। कभी कभार 10 से ज्यादा 20 तक में मिलेगा, लेकिन 99% टाइम कितना मिलेगा? 10 तक मिलेगा। अब आ जाओ बंधन। बंधन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ये रहा 2 कार्बन परमाणु के बीच, और इसके लिए जो शब्द लगाते हैं वो लगाते हैं ANE, एल्क। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। दूसरा द्विबंधन,
डबल बॉन्ड, इसके लिए लगाते हैं NENE। अरे भाई N क्या है? N है बॉन्ड पोजीशन, कितना नंबर पर है। N क्या है? स्थान है। N किसको दर्शाएगा? अब मानिए इसमें भी दो गो डबल बॉन्ड हो जाए, एक चेन में कितना डबल बॉन्ड हो जाए, तो उसमें भी फिर संख्या प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, और डबल बॉन्ड का इन, डाइन। शनिवार नहीं है, नहीं मतलब दिक्कत नहीं, सेफ जोन में हम लोग। अच्छा शनिवार को सच में डाइन को पता चल जाता है? ऐसा मानते हैं आप लोग क्या? नहीं मानते ना? जादू टोना किसी को नहीं आता है? हम डाइन बोल सकते हैं ना? चलो ठीक है बोलते हैं। मतलब दो गो अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? डाइन। तीन गो डबल बॉन्ड है ट्राइन, चार गो है टेट्राइन। डाइन से भी भयंकर होती है क्या? टेट्राइन। ठीक है, अब मानो तीसरा पर चलते हैं, त्रिबंधन। कौन सा बंधन? त्रिबंधन, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हम क्या लगाएंगे सर? नंबर के साथ YNE, नंबर के साथ क्या लगाएंगे? YNE। अब देखो दूगो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, डायन ना, डाइन, डायन ना, ट्रायन, तीन गो हो, चार गो हो तो टेट्रायन, पांच गो हो तो हो गया, पर्याप्त है। अब आइए फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, क्रियाशील मूलक के ऊपर। किसी भी नोमेनक्लेचर में जब आप यहां तक के कंप्लीट हिस्सा को सीख लेंगे तो फिर बारी आएगा किसका? क्रियाशील मूलक का। और क्रियाशील मूलक बहुत सारे संख्या में, जैसे कुछ एक क्रियाशील मूलक में लिखाता हूं, जैसे आप लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आप लिखते हैं सल्फोनिक एसिड, ये सब आपको विस्तार पूर्वक लिखाए जाएंगे। जैसे आप लिखते हैं एसिड एनहाइड्राइड, जैसे आप लिखते हैं एस्टर, आप लिखते हैं एसाइल हैलाइड, आपने नाम सुना होगा एसिड एमाइड का, नहीं सुने हो तो अभी सुन रहे हो। आपने नाम सुना नाइट्राइल का, इसके बाद होता है, अभी जो नाम हम बोलने वाले सबने सुना है, एल्डिहाइड का। ठीक है, इसके बाद आपने निश्चित रूप से नाम सुना है कीटोन का, कीटोन का। फिर आपने नाम सुना है एल्कोहल का, फिर आपने नाम सुना है एमीन का, फिर आपने नाम सुना है ईथर का, ETC। बहुत कुछ है भरा पड़ा। ये नाम्स नंबर्स के साथ हमने क्यों लिखा? इसको कहते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं? प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर क्या दर्शाता है? जैसे मान लो कि हम नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं और नोमेनक्लेचर लिखते समय एक ही शाखा में दो को क्रियाशील मूलक आ गया। क्या को क्रियाशील मूलक आ गया? बाहुबली याद है ना? बाहुबली में क्या हुआ था? राजा बनने की लड़ाई थी। कौन बनेगा राजा? भल्लाल देव की बाहुबली? वो तो मर गया था। अच्छा चलो छोड़ो, मतलब कंडीशंस बिल्कुल वैसा ही है। कंडीशन क्या है कि एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते। अगर दो राजा बनने योग्य उत्तराधिकारी है तो चुनाव होगा। उस समय चुनाव प्रक्रिया थी नहीं, राजा के पिता का जो मन होता था, यानी उस समय जो सत्ताधीश होते थे वो जो उनके चहिता होते थे उनको राजा बनाया जाता था। रामायण में भी यही हुआ था, महाभारत में भी राजपाट का लड़ाई था, यहां भी राजा बनने की लड़ाई होगी। नोमेनक्लेचर का जो राजा होता है वो कौन होता है? क्रियाशील मूलक। ये सब तो प्रजा है, मंत्री छोटा मोटा, ठीक है। मेन राजा कौन है? ये है क्रियाशील मूलक। ये जैसे आ जाएगा तो सब शांत हो जाएगा, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग टू सब कुछ होने वाला। अब मान लो किसी में दो गो राजा बनने के लिए आ गया, 1 नंबर वाला भी आ गया और 9 नंबर वाला भी आ गया, तो राजा कौन बनेगा? 1 नंबर वाला। इसी को कहते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं? अच्छा मान लो 2 गो आया, एगो 9 नंबर वाला आया, एगो 10 नंबर वाला आया, तो इस बार राजा कौन बनेगा? 9 नंबर वाला। और 10 नंबर वाला तनी बलशाली निकला, शौखनी मामा निकला, तब फिर क्या होगा? 9 नंबर वालों की हत्या कराएगा, जैसे बाहुबली का हुआ था ना हत्या। तो लेकिन यहां पर वैसा कुछ होने वाला नहीं है। यहां नियम के साथ होगा, प्रियोरिटी ऑर्डर के साथ, क्योंकि यहां पर कोई माहिष्मती नहीं है, ठीक है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना। यानी नोमेनक्लेचर में यही 5 चीजें हैं। अगर इतना कंटेंट आपको ध्यान में रहता है ना तो नोमेनक्लेचर आप सीख सकते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग बारी बारी से एक एक चीज का उपयोग करना सीखेंगे, शाखा का, बंदरिंग का, अल्क का, बंधन का और क्रियाशील मूलक का। आज का क्लास आपका यही समाप्त होता है।